नमस्कार, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग और सभी इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाए। रेखा कंवर, राम राम, राज पंडित, प्राची जैन, विष्णु वर्मा, सभी को गुड इवनिंग। चलते हैं राजस्थान की हिस्ट्री और कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चनों की आज बात करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले अच्छे क्वेश्चन आपके सामने हैं, उनकी बात करते हैं। देखो एक बार, पहला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसकी भी बात कर लेते हैं। एक बार देखो, बात करते हैं। देखो एक बार, निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है, उसकी भी क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो तो यहां पर बात करते हैं। देखो कौन सी है, कुंदेई नहीं है, यमपुरी नहीं है, पुतल नाच नहीं है, कठपुतली है। यहां पर इसके अंतर्गत तार का प्रयोग किया जाता है और उसके माध्यम से क्या किया जाता है, नृत्य करवाया जाता है, कठपुतली। इसमें जो कई अभिनय इसके अंतर्गत माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से क्या किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। ध्यान रखना। आपको बताइए जो कठपुतली नृत्य है, कठपुतली नृत्य आपको पता नट जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा? नट जाति के द्वारा किया जाता है। नट जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? नट जाति के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना। इसमें कठपुतली नचाने वाला नट अपने हाथ में डोरियों का गुच्छा ताम करके नृत्य संचालन करता है। आपको पता है इसमें यह जाति, आपको पता है इस कठपुतली नृत्य में, कठपुतली नृत्य के अंतर्गत आपको पता डोरियों का गुच्छा थाम कर नृत्य करवाता है। किसको करवाता है? कठपुतली को करवाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना। हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ, इसके दौरान आपको पता है प्रत्येक वर्ष आपको पता है 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है। यह भी पता होना चाहिए ना। प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष की बात करता हूं। कौन से वर्ष की? प्रत्येक वर्ष की बात करता हूं। 21 मार्च को कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है। कठपुतली दिवस मनाया जाता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। कठपुतली दिवस मनाया जाता है ना। कौन सा दिवस मनाया जाता है? कठपुतली दिवस मनाया जाता है। कितने मार्च को? प्रत्येक 21 मार्च को कठपुतली दिवस। हाँ, विश्व कठपुतली दिवस। सुरेंद्र, बहुत बढ़िया बात है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ है ना। इसी दौरान मैं बात करता हूं। देखो, कठपुतली लोकनाट्य के लिए भरतपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। इस लोकनाट्य के लिए, किस लोकनाट्य के लिए? कठपुतली लोकनाट्य के लिए भरतपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? भरतपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। ध्यान रखना। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? भरतपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ना। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? भरतपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है कठपुतली के लिए। भारत में कठपुतली कला की 7 शैलियां हैं। इस कठपुतली कला की कितनी शैलियां हैं? 7 शैलियां। ध्यान रखना। कठपुतली कला की कितनी शैलियां हैं? 7 शैलियां। ये ध्यान रखना। कठपुतली कला में 7 शैलियों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है ना। हाँ, तो इस प्रकार ये कठपुतली से जो संबंधित चीजें मैंने आपके सामने रखे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना ना। इसके आगे की बात करता हूं। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 की भी बात कर लेता हूं। देखो एक बार, भारत में 4 वेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बिल्कुल, ये अपन ने इसकी बात कल भी की थी। अने तो भारत में 4 वेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आपको पता, सद्दिक खां को नहीं माना जाता, साकर खां को भी नहीं माना जाता, स्वामी हरिदास को नहीं माना जाता। तो फिर किसको माना जाता है? अब्दुल करीम खां को माना जाता है। किसको माना जाता है? अब्दुल करीम खां को माना जाता है। सुरेंद्र, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है ना। हाँ, अने किसको माना जाता है? अब्दुल करीम खां को माना जाता है। अगर 4 वेद की बात करें तो देखो, राजस्थान के टोंक नगर में प्रचलित है ये संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य विद्या, यानी राजस्थान के टोंक में प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध है। ध्यान रखना। कहां पर प्रसिद्ध है? ये टोंक में प्रसिद्ध है। टोंक का प्रसिद्ध है ये 4 वेद, ये पता होना चाहिए। आपको पता है ये शैली टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय, आपको पता है टोंक के नवाब था उस समय फैजुल्ला खां। कौन सा खां? फैजुल्ला खां के समय की बात करते हैं।
फैजुल्ला खां के समय आपको पता होना चाहिए अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम खां, कौन सा खां? अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम खां व आपको पता अब्दुल करीम खां व खलीफा करीम खां, खलीफा करीम खां, खलीफा करीम खां, करीम खां निहंग, कौन सा? निहंग। इसके क्या थे? इन्होंने इनके द्वारा इन्होंने प्रारंभ किया था, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये ध्यान रखना। इनके द्वारा क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना। इनके द्वारा क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। अरे ये पता होना चाहिए, अपने कल इनकी बात की थी, है ना। आपको पता है ये वैसे मूलतः 4 वेद जो है वो पठानों की विद्या पर निर्भर करता है ना। किसकी विद्या पर निर्भर करता है? ये पठानों की विद्या पर निर्भर करता है। किसकी किस पर निर्भर करता है? ये पठानों की विद्या पर। 4 वेद पठानों की विद्या पर क्या करता है? निर्भर करता है। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। पठानों की विद्या पर क्या करता है? ये निर्भर करता है। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। 4 वेद में आपको पता है डपली मुख्य वाद्य यंत्र है ना। जो डपली नामक डपली है, वो डपली है, डपली वाद्य यंत्र मुख्य इसका है ना। डपली वाद्य यंत्र क्या है? मुख्य वाद्य यंत्र है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, है ना। डपली बजाई जाती है इसके अंतर्गत, है ना। डपली वाले डपली बजा, है ना। ऐसा गाना भी गाया जाता है, आपको पता है ना। हाँ, तो ये इसी से संबंधित है। किससे? इस 4 वेद नामक लोक नाट्य से संबंधित है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जो अपन ने सब चीजों की बात की है वो सब 4 वेद लोक नाट्य से संबंधित है। टोंक जिले का है जी करीम खां, बिल्कुल करीम खां टोंक जिले का ही है, बिल्कुल सही बात है ना। आगे की भी बात करते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो निम्नलिखित को सुमेलित करना अपने को ना। तो एक बार देखो कुचामनी ख्याल की बात करता हूं। तो कुचामनी ख्याल का जो प्रवर्तक है वो कौन है? लच्छी राम है, ये पता होना चाहिए ना। उसके बाद में शेखावाटी ख्याल की बात करूं तो दूलिया राणा, कौन सा है? दूलिया राणा ने। रम्मत की बात करूं तो रम्मत में तेज कवि जैसलमेरी है, कौन सा है? तेज कवि जैसलमेरी है। वैसे देखा जाए तो तमाशा का कौन सा है? बंशीधर भट्ट है, कौन सा है? बंशीधर भट्ट है, ये ध्यान रखना है। 1 4 2 3 है ना। तो कुचामनी ख्याल का लच्छी राम है और शेखावटी ख्याल का दूलिया राणा है और रम्मत का तेज कवि जैसलमेरी है और तमाशा का बंशीधर है, भट्ट प्रवर्तक है। बिल्कुल सर, ये मीणा अलक्ष मीणा नंबर दे रहा है किसी को राही। चलो इसके दौरान आगे की भी बात करते हैं ना, आगे की भी बात करते हैं ना, आगे की भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा क्या किया था? प्रारंभ किया था, उसकी भी बात करते हैं। देखो 4 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन में कौन सा है? कृष्णदेव भट्ट की बात करें या आपको पता रामदत्त शर्मा की बात करें या मोहनलाल भट्ट की बात करें तो यहां पर कौन है? वासुदेव भट्ट। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? तो आपको पता वासुदेव भट्ट ने प्रारंभ किया था ना। कौन कौन से? एक तो गोपीचंद और एक हीर रांझा नामक तमाशा इसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, वासुदेव भट्ट के द्वारा ना। हाँ चलो आगे की बात करते हैं। देखो एक बार आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की भी क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। देखो आपको पता है अगर मैं बात करूं यहां पर 5 नंबर के क्वेश्चन की तो देखो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नांकित रंगमंच या नाट्य व उनके क्षेत्रों को क्या करना? अपने को सुमेलित करना। ये सुमेलित वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना है ना। हाँ आने सुमेलित वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। रम्मत की बात करें तो आपको पता है रम्मत है जो बीकानेर व जैसलमेर का प्रसिद्ध, आपको पता होना चाहिए। रम्मत बीकानेर और जैसलमेर में प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए ना। कहां पर प्रसिद्ध है? जैसलमेर और बीकानेर के अंतर्गत प्रसिद्ध है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में तमाशा की बात करूं तो तमाशा कहां का है? तो तमाशा तो आपको पता है जयपुर का प्रसिद्ध है ना। कहां का प्रसिद्ध है? तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में मैं बात करता हूं भवाई। तो भवाई तो आपको पता है उदयपुर क्षेत्र में, यानी कि गुजरात राज्य से सटे हुए क्षेत्र गुजरात पड़ता है। उस गुजरात क्षेत्र में क्या है? ये
यहां पर प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। इसके बाद आपको पता उसके बाद में क्या बचा है, गौरी। तो गौरी कहां पर प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र में। कहां पर प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र में, बिल्कुल है ना। इसी दौरान ऑप्शन कौन सा होगा अपना, 2 नंबर का अपना आंसर होगा, कौन सा होगा, बी आंसर होगा, बिल्कुल है ना। हाँ, आगे की भी बात करते हैं एक बार, देखो किसकी बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। देखो एक बार बात करें तो देखो 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, इनको मिलान करना है, इन लोकनाट्यों से स्थान की क्या करना, अपने को मिलान करना। तो देखो एक बार बात करता हूं, यहां पर नौटंकी की बात करूं तो नौटंकी की बात करता हूं तो धौलपुर और भरतपुर की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, धौलपुर और भरतपुर की बात करता हूं। नौटंकी कहां का प्रसिद्ध है, धौलपुर और भरतपुर। मैंने कहा था ना सबसे ज्यादा जो लोग है ना नौटंकी करते हैं, है ना, वो कौन से होते हैं, धौलपुर और भरतपुर के। अपने खूब अच्छी बात की थी इसकी ना। हाँ हाँ, इसके बाद में मैं बात करता हूं रम्मत की बात करूं तो देखो रम्मत की बात करता हूं। रम्मत कहां का है, मेवाड़ का, अभी अपन ने बात की थी। तमाशा कहां का, तो तमाशा तो आपको पता है जयपुर का प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी कहां का, तो बीकानेर का है। तुर्रा शिव को माना गया, कलंगी पार्वती को माना गया है। अपन ने ये भी बातें की थी, इसकी अच्छी अपन ने पीछे के वीडियो में बातें की थी। जिनको पता नहीं है एक बार पीछे का भी क्या कर लेना, यहाँ पर वीडियो देख लेना बस, है ना। हाँ, तो अपना आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर का आंसर अपना यहां पर होगा। उसके आगे की भी बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। एक बार देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की क्या, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय है जो निर्गुणोपासक नहीं है। आपको पता संप्रदाय की अगर बात हो रही है ना, तो आपको पता संप्रदाय बोलो या उपासना पद्धति बोलो, आपको पता उपासना जो लोग भगवान की भक्ति आराधना करते हैं उनको अपना उपासना बोल देते हैं। और उपासना पद्धति के आधार पर आपको पता संप्रदाय जो है, उन संप्रदायों को अपन ने क्या कर रखा, 2 श्रेणियों में बांट रखा। ध्यान से समझना इस बात को ना। एक तो होता है निर्गुण भक्ति संप्रदाय और एक होता है सगुण भक्ति संप्रदाय। निर्गुण भक्ति संप्रदाय में आपको पता है इसके जो समर्थक होते हैं वो ईश्वर को क्या मानते हैं, साक्षात नहीं मानते, वो निराकार मानते हैं ना। वो क्या मानते हैं, इसको निराकार मानते हैं और निर्गुण परम सत्ता मानकर उनकी क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। जबकि सगुण संप्रदाय के अंतर्गत ईश्वर को सर्वस्व सब जगह विद्यमान मानते हो और आपको पता है वो मूर्ति की क्या करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ति के प्रति उनकी आस्था होती है सगुण संप्रदाय की। जबकि निर्गुण भक्ति संप्रदाय की क्या होती है, मूर्ति के प्रति उनकी आस्था नहीं होती है ना। ये दोनों में अंतर होता है। तो मैं यहां पर बात करता हूं निर्गुण भक्ति संप्रदाय की भी बात कर लेता हूं। तो इस दौरान में आप ये चीज समझो, पहले निर्गुण भक्ति संप्रदाय समझो पहले तो ना, जब जाकर के ये चीज अपने आप समझ जाओगे। निर्गुण भक्ति संप्रदाय की बात कर लेते हैं। तो देखो निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है ये भी ध्यान रखो एक बार। आपको बात करते हैं निर्गुण भक्ति संप्रदाय में, तो देखो इसमें विष्णोई है, जसनाती है। विष्णोई की बात कर लेता हूं, जो यहां पर मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। विष्णोई की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा देखो विष्णोई की बात करता हूं, विष्णोई की बात करता हूं। दूसरा देखो जसनाती की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, जसनाती की भी बात कर लेता हूं। उसके बाद में मैं बात करता हूं तीसरा, यहां पर देखो तो तीसरा कौन सा है, दादूपंथी है। आपको पता दादूपंथी की बात करता हूं, दादूपंथी की भी बात कर लेते हैं। उसके बाद में आपको पता है चौथा में बात करता हूं परनामी की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, परनामी की भी बात कर लेते हैं। इसके आगे की मैं बात करूं तो आपको पता परनामी के अलावा आपको पता है राम स्नेही है, निरंजनी है, राम स्नेही है, राम स्नेही है। आपको पता है राम स्नेही के बाद में आपको पता निरंजनी है, निरंजनी है। आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 7वीं बात करते हैं अपन, तो आपको पता निरंजनी के बाद लालदासी है, लालदासी के बाद में आपको पता कबीरपंथी है ना। तो लालदासी है, आपको पता है। उसके अलावा बात करता हूं कबीरपंथी भी है। कौन सी है, कबीरपंथी भी है। ये सब क्या है, निर्गुण भक्ति के उपासक है ना। सर क्लास का टाइम चेंज हो गया क्या, हाँ बिल्कुल है ना, 7 बजे हिंदी की भी होती है ना। नहीं, अब 7 बजे मेरी क्लास होगी तो टाइम चेंज हो गया है ना। अभी कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, योगेंद्र जी सर कमेंट के माध्यम से सारी रिप्लाई कर देंगे आपके, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब निर्गुण भक्ति के क्या है, निर्गुण भक्ति के क्या है, ये उपासक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना ना, निर्गुण भक्ति के संप्रदाय इनको माना जाता, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात करता हूं तो सगुण भक्ति की भी बात कर लेते हैं। तो देखो दूसरा पॉइंट कौन सा है, सगुण भक्ति है ना।
कौन सा है, एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं, है ना, तो कलर चेंज करते हैं, देखो एक बार, तो इसकी बात कर लेता हूं, कलर चेंज की, देखो तो दूसरा कौन सा है, सगुण भक्ति संप्रदाय, सगुण भक्ति संप्रदाय की बात कर लेते हैं ना, सगुण भक्ति संप्रदाय की बात कर लेते हैं ना। तो देखो सगुण भक्ति संप्रदाय में कौन कौन से पढ़ते हैं उनकी भी मैं बात कर लेता हूं एक बार, देखो, है ना। तो सगुण भक्ति संप्रदाय में कौन कौन से आते हैं इसकी बात करते हैं एक बार। मैंने बात करता हूं जैसे कि रामानुज है, रामानंद है, रामानंदी है, तो रामानुज की भी बात कर लेता हूं ना, रामानुज की भी बात कर लेता हूं। दूसरी बात करता हूं रामानंद की भी बात कर लेता हूं, किसकी बात कर लेता हूं, रामानंद की भी बात कर लेता हूं। इसके अलावा मैं बात करता हूं, आपको पता है, मैं इसके अलावा निम्बार की भी बात कर लेता हूं, वल्लभ की भी बात कर लेता हूं, निम्बार की भी बात कर लेता हूं ना, निम्बार की भी बात कर लेता हूं। इसके अलावा आपको पता है वल्लभ की भी या बल्लभ की भी बात कर लेता हूं। इसके अलावा आपको पता है गोडीय की भी बात कर लेता हूं, गोडीय की भी बात कर लेता हूं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए नाथ की भी बात कर लेता हूं, पाशुपत की भी बात कर लेता हूं, निष्क कलंक की भी बात कर लेता हूं, मीरा दासी की भी बात कर लेता हूं, चरण दासी की भी बात कर लेता हूं। इन सबको अपन सगुण भक्ति के संप्रदाय में मानते हैं। तो अपना आंसर कौन सा होगा 7 नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए 7 नंबर में नाथ संप्रदाय किससे है, निर्गुण भक्ति के उपासक से मानते हैं। किससे नहीं है तो अपन ने नहीं है तो नाथ को मानते, बाकी ये सब किससे संबंधित है, सगुण भक्ति से संबंधित है, ध्यान रखना, है ना। ये सब किससे संबंधित है, निर्गुण भक्ति से संबंधित है, सॉरी ये ना सब निर्गुण भक्ति से संबंधित है, ये सगुण भक्ति से संबंधित है। यहां पर नहीं पूछ रहा है ना, नहीं पूछ रहा है बस, है ना। चलो थैंक यू सर जी, है ना। हाँ पूजा बिल्कुल, गुरुजी नाराज हो क्या, नहीं नाराज नहीं हूं, मैंने कमेंट देख लिया था, तेरे को भी गुड इवनिंग, है ना, मैंने कमेंट देख लिया था, मैं यहाँ पर अपनी धुन में लीन था थोड़ा सा। आगे की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 की, देखो एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। यहां पर निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। तो अपन ने बी पढ़ा था, 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर दादूपंथी निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है, निरंजनी है, जसनाती है, पर रामदासी नहीं है, ना। यहाँ पर निर्गुण भक्ति का संप्रदाय कौन सा नहीं है, रामदासी नहीं है ना। हाँ बिल्कुल कौन सा नहीं है, रामदासी नहीं है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। इसके आगे की बात करते हैं एक बार, देखो 9 नंबर की, शाहपुरा है जो कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में। जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वो किसकी है, तो आपको पता शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत, दादू की नहीं है, वल्लभ की नहीं है, निम्बार की नहीं है, किसकी है, राम स्नेह संप्रदाय की जो पीठ है वो कहां पर पड़ती है, शाहपुरा भीलवाड़ा में, ध्यान रखना। इसकी जो प्रधान पीठ है ना, इसकी प्रधान पीठ, वो प्रधान पीठ आपको पता है शाहपुरा में पड़ती है ना। प्रधान पीठ की मैं बात कर लेता हूं, वो कहां पर पड़ती है, शाहपुरा में पड़ती है। और ये शाहपुरा कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में। कहां पर पड़ता है ये, भीलवाड़ा में पड़ता है, ध्यान रखना है। शाहपुरा कहां पर पड़ता है, ये भीलवाड़ा में पड़ता है, ये ध्यान रखना है। बात करता हूं संस्थापक की, तो संस्थापक कौन था इसकी भी बात कर लेता हूं, देखो संस्थापक की बात कर लेता हूं। संस्थापक किसको माना गया, तो आपको पता होना चाहिए राम चरण जी को माना गया। किसको माना गया, रामचरण जी को माना गया इसका संस्थापक। किसको माना गया, रामचरण जी को इसका क्या माना गया है, संस्थापक माना गया है। ये थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना। वैसे रामचरण जी का जन्म आपको पता है, यहाँ पर जन्म की अगर मैं बात करूं, इनका थोड़ा सा जन्म की भी बात कर लेता हूं। आपको पता ये एक गांव पड़ता सोड़ा गांव, ये सोड़ा गांव है ना, सोड़ा गांव में ये पड़ता है डिग्गी के पास में, जहां पर कल्याणधणी का मंदिर है ना। और ये कहां पर पड़ता है, टोंक के अंतर्गत आता है ना, सोड़ा गांव टोंक में आता है, डिग्गी के पास में पड़ता है, जहां पर कल्याणधणी का मंदिर बना हुआ है ना। तो वहां पर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। वैसे देखा जाए तो इसके अन्य कई शाखाएं भी है, अन्य शाखाओं की भी मैं बात कर लेता हूं। अब अन्य शाखाएं, कई शाखाएं हैं, लगभग 3 शाखाएं माना जाता है। जैसे मैं बात करता हूं पहली शाखा की, तो आपको पता रेण शाखा है ना। और यहां पर आपको पता रेण शाखा है, पहली शाखा रेण शाखा। और इस रेण शाखा का संस्थापक किसको माना जाता है, तो दरियाव जी को माना जाता है। किसको माना जाता है, दरियाव जी को माना जाता है ना। रेण शाखा का संस्थापक किसको माना जाता है, संत दरियाव जी को माना जाता है ना। दूसरा है सिंगथल शाखा, है ना, सिंगथल। और सिंगथल का मतलब है ये बीकानेर में पड़ता है ना, सिंगथल शाखा है। और इस सिंगथल शाखा का आपको पता संस्थापक कौन है, तो हरि रामदास जी है, ध्यान रखना है, हरि रामदास जी है। कौन सा है,
हरि राम दास जी इस शाखा का क्या है, संस्थापक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। बिल्कुल ज्ञान वर्मा, हेलो सर जी, बिल्कुल ज्ञान वर्मा, सही समय पे आ जाया करो, अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है ना। हाँ, चुन्नीलाल गनोलिया, रिंकू एस विनोद नी आया क्या। चलो आगे की बात करते हैं। देखो तो ये सब किससे संबंधित है, राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित है। इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, इतनी चीज आप क्या कर लेना, समझ लेना बस, है ना। हाँ, इतनी चीजें क्या कर लेना, आप समझ लेना बस। आगे की बात करता हूं 10 की। देखो राम स्नेह संप्रदाय के सापुरा शाखा के संस्थापक कौन थे, तो ये आंसर तुम बताओगे, मैंने बता चुका हूं ना। विष्णु वर्मा सर आप भी टॉपिक दिया करो डेली पढ़ने के लिए। अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो। पूजा मावर, सर जी खाना खा लो। नहीं, मिठाई खाऊंगा, खाना थोड़ी खाऊंगा, तो खाने में राजी कर रही है मेरे को ना, खाना नहीं खाऊंगा पूजा, है ना। तो देखो आंसर बताओ फटाफट क्या होगा, फटाफट बताओ, देखे कमेंट करो एक बार सभी, मेरे को पता तो लगे कितने बच्चे ऑनलाइन है। फटाफट देखो, तो जैसल दास जी नहीं है, दरिया जी नहीं है, रामदासी नहीं है, कौन है, रामचरण जी। कौन है इसके संस्थापक, रामचरण जी। इस रामचरण जी ने सापुरा भीलवाड़ा में इस राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना की थी, ध्यान रखना। बात करता हूं महाराजा जसवंत सिंह की, बात करते हैं। और महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था। महाराजा जसवंत सिंह की समय की बातें हैं, राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था, यह भी अच्छा क्वेश्चन है ना। यह भी क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है इस समय जब राज्यारोहण हुआ था उस समय साझा शासक था, और साझा शासक था तो इसे साझा ने, आपको पता है, इसे 4000 जात और 4000 सवार का क्या किया गया था, मनसब प्रदान किया गया था। आपको पता होना चाहिए मनसब ऐसे देखा जाए तो मनसब फारसी भाषा का शब्द है ना, फारसी भाषा का शब्द है। और इसका आपको पता है इस मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने 1575 ईस्वी में की थी, ध्यान से सुनना है ना। और यहां पर मनसब एक दारी शब्द का, वैसे मनसब शब्द का अर्थ पद, क्रम या श्रेणी होता है। एक पोस्ट होती है, पद होती है। आपको पता उस दौरान जो प्रदान करता है उस राजा को यह सुरक्षा प्रदान की जाती है ना। उसके पास में क्या होता है, 4000 पैदल सैनिक होते हैं, और यहां पर 4000 क्या होते हैं, घुड़सवार सैनिक होते हैं। इनको जात और सवार के नाम से पुकारा जाता है ना। ये चीजें होती है, ये सम्मान के रूप में प्रदान की जाती है ना। अरे गुरुजी 5000 का दिया था, अरे बाद में दिया था, पहले 4000 जात और 4000 सवार दिया गया था, ध्यान रखना पूजा मावर, है ना। बाद में दिया गया था, ध्यान रखना, बाद में इंक्रीमेंट हुआ था। पहले शुरुआती दौर में राज्यारोहण की बात कर रहा, शब्दावली दे रखा पूजा, यहां पर ध्यान रखना, वो तो मुझे भी पता है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें देखना और उसमें पता लग जाएगा। यहां पर राज्यारोहण शब्द मैंने डिनोटेड पहले ही कर दिया है ना। राज्यारोहण शब्द की बातें हो रही है, सी नहीं होगा, प्राची जैन, है ना, सी नहीं होगा। यहां पर राज्यारोहण के समय 4000 जात और 4000 सवार दिया गया। हिंदी ग्रंथ अकादमी कल ला करके सबूत दिखा सकता हूं, ध्यान रखना। उसके बाद में 5000 जात और 5000 सवार हो गए थे, बढ़ गए थे, ध्यान रखना, ये बात सही है ना। तो ऐसे ही तो गलती करते हैं अपन, है ना, ऐसी ही गलती करते हैं, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, मैं बता दिया ना, चीज बता दिया, हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तकें बता दिया ना। हाँ, है ना, स्रोत बता दिए मैंने, अभी देख करके ही आया हूं मैं, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, अभी देख करके ही आया हूं। और आपको पता है इसको साझा ने आपको पता, उपाधि की बात करूं ना, तो उपाधि साझा ने क्या प्रदान की थी, तो आपको पता महाराजा की उपाधि साझा ने प्रदान की थी, आपको पता हो तो, है ना। साझा ने प्रदान की थी, किसने प्रदान की थी, साझा ने इसको महाराजा की उपाधि प्रदान की थी, आपको पता हो तो। अगर जन्म की भी बात करूं ना इसकी, तो 26 दिसंबर 1626 ईस्वी में हुआ था इसका जन्म। देख लो, जन्म की बात कर लेता हूं, तो जन्म 26 दिसंबर की बात है, 26 दिसंबर 1626 ईस्वी को, 1626 ईस्वी को कहां पर हुआ था, बुरहानपुर में, बुरहानपुर के अंतर्गत। और बुरहानपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, कहां पर पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और आपको पता है इसका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, राज्याभिषेक की भी बात कर लेते हैं, आपको यही पता नहीं होगा। आपको पता है इसका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, आगरा में हुआ था। कहां पर हुआ था इसका राज्याभिषेक, आगरा में हुआ था, आपको यह पता होना चाहिए, है ना। एल के ध्यावना जी, गुड इवनिंग, गुड नाइट सर जी, आई एम लोकेश ध्यावना। हाँ मैंने भी लोकेश ध्यावना, आपको पहचान लेना। हाँ
है ना। हाँ, मैंने भी आपको पहचान लेना, आपकी लैंग्वेज में कह रहा हूं मैं भी। हाँ, अरे ज्ञान थम जा रे, है ना, बिल्कुल आगरा में। हाँ बिल्कुल विष्णु वर्मा, बिल्कुल नाइस बात था, आगरा में हुआ था। अरे उसके पास ही है, तुम बता, चलो, है ना। अच्छा पता था ये बात, है ना, चलो बहुत बढ़िया बात है। आपको पता है इसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था अति रंग दे, है ना, अति रंग दे, यानी कि कम मत रंग ना, अतरा ही रंग दे, कहने का मतलब अति रंग दे इसकी पत्नी थी, आपको पता है। और उसने, आपको पता है, अति रंग दे ने एक निर्माण करवाया था जान सागर तालाब। और ये जान सागर तालाब आपको पता कहां पर पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। दूसरी पत्नी कौन सी थी, जसवंत दे, है। और इस जसवंत दे ने आपको पता है निर्माण करवाया था, एक तो राय का बाग और दूसरा राता नाडा का तालाब, दोनों कहां पर पड़ते हैं, जोधपुर में, है ना। आपको पता है इसकी जो मृत्यु हुई थी जसवंत सिंह की 28 नवंबर 1678 ईस्वी में जमरूद अफगानिस्तान में हुई थी। उसके बाद में आपको पता औरंगजेब ने इसको क्या कर दिया था, खालसा घोषित कर दिया था, है ना। और आपको पता उस समय खालसा घोषित होने के दौरान आपको पता इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा क्या हो चुका है, टूट चुका है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जसवंत सिंह के दरबार में इसने वैसे देखा जाए तो जसवंत सिंह ने एक ग्रंथ की रचना करवाई थी और उसका नाम दिया गया था भाषा भूषण, नाम दिया गया। इसके कई दरबारी और साहित्यकार भी थे। आपको पता है एक का नाम था दलपत मिश्र और दूसरे का नाम था मुआनोत नैनसी। आपको पता मुआनोत नैनसी ने कई ग्रंथों की रचना की है, एक तो है नैनसी ख्यात और दूसरा है मारवाड़ा परगनारी विगत, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर इनसे संबंधित मिलती है ना। सर जी पहले तो कितनी कितनी वाइफ रखते थे और आजकल तो एक भी मिलती है ना गुरुजी, एक ही मिलती है। हाँ एक भी नहीं मिलती पूजा, उसके लिए भी बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, जादू की झपियां देना पड़ता है, उसके सारे नखरे उठाने पड़ते हैं, है ना। हाँ ऐसे थोड़ी है सौम्या जोखम, गुड इवनिंग सर जी, सौम्या गुड इवनिंग, है ना। प्राची जैन पूजा, हाँ देख ले पूजा को कैसे कैसे भावनाएं आ रही है ना। हाँ पहले के राजा कितनी पत्नियां रखते थे और वहां पर आपको पता है उन्होंने छोटे छोटे मकान बना करके अपने साम्राज्य में किनारों पर रख देते थे, फिर युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, फिर जिस तरफ युद्ध लड़ने के लिए जाते थे उसी पत्नी से मुलाकात होती थी, तब तक नहीं होती थी, ध्यान रखना। हाँ हाँ तब लिंगानुपात ज्यादा था, आजकल 928 ही रह गया, आजकल ज्ञानी ज्यादा बढ़ गए ना इसलिए 928 ही रह गया, पहले धड़ाधड़ लिंगानुपात था। क्यों, क्योंकि इस दौरान इस चीज की सीमितता नहीं थी कि टाबर का खावला। आजकल बहुत मार्केट में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये वास्ते सोचबान विवश गया लोग, है। पहले जब भी दिल मतलब प्यार आता था वो प्यार पत्नी के ऊपर ही आता था। हाँ ये भी ध्यान रखना है, तो ये मत समझना है। तो पहले डर नहीं था, पहले समाज में आपको पता है अपने छोरे छोरियों की शादी तो नाई और कुम्हारी कर करके आ जाते थे, आजकल तो खुद गाय पार नहीं पड़ रही। हाँ आजकल तो डायरेक्ट नौकरी लागो और छोकरी पाओ बस, और कोई फंडा नहीं है इस दुनिया का, एक ही फंडा बचा हुआ है बस। और आजकल तो छोरियां भी समझ गई, हाँ अने आजकल तो छोरियां भी समझ गई बेरोजगार की हम नहीं है, हम तो सिर्फ नौकरी वाले के ही है। हाँ और एटीएम कार्ड ले लेती है बेचारा, वो नौकरी करता रहे बस, और कुछ भी नहीं है। चलो आगे की बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? गुरुजी मुझे आपके ऊपर दया आती है। अरे पूजा मेरे ऊपर दया आ रही है तेरे को ना। सर आपकी कितनी पत्नियां? मेरे तो कोई पत्नियां ही नहीं है, कहां से बताऊं तेरे को आपकी कितनी पत्नियां? भाई मेरे को समाज में रहने देगा, द्यावना नहीं रहने देगा तू। हाँ 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 पूजा को हंसी आ रही है, खतरनाक आ रही है इसको भी। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो देखो महाराजा गज सिंह की बात हो रही है, 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहां पर बांसवाड़ा के शासक नहीं थे, डूंगरपुर के शासक नहीं थे, धौलपुर के नहीं थे, कहां के शासक थे? जोधपुर के शासक थे, है ना। कहां के शासक थे? गज सिंह जोधपुर के शासक थे, ध्यान रखना आपको पता होना चाहिए कहां के शासक थे, जोधपुर के। आगे की भी बात करता हूं, देखो 13 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है यह भी ध्यान होना चाहिए। आपको पता है धर्मत की अगर बात हो रही है तो देखो धर्मत कौन से राज्य में है, एक बार देखो। आपको पता है राजस्थान में तो धर्मत है नहीं, गुजरात में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो फिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना। आपको पता है इस समय ये जो था
धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। ये धर्मत का युद्ध आपको पता ही नहीं है किन किसके बीच में लड़ा गया था। ये धर्मत का युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? दारा और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था, ये ध्यान रखना है ना। और इसमें औरंगजेब ने दारा को क्या किया था? पराजित किया था, है ना। किसको पराजित किया था? दारा को पराजित किया था, ये पराजित हो गया था। और इस युद्ध में आपको पता है, इस जसवंत सिंह ने साथ दिया था, किसका? दारा का साथ दिया था, आपको पता होना चाहिए। और इस दौरान इस युद्ध में पराजित होने के बाद जसवंत सिंह अपने जोधपुर के महलों की ओर गया था। और इस दौरान आपको पता, इसकी रानी ने महलों के दरवाजे बंद कर दिए थे और जौहर होने के लिए क्या हो गई थी? खड़ी हो गई थी। इस दौरान बाद में इस जसवंत सिंह ने आश्वासन दिया गया कि मैं यहां पर औरंगजेब को एक दिन पराजित कर दूंगा, तो क्या कर दे, महलों के दरवाजे तो खोल दे कम से कम। तो उस दौरान इसकी पत्नी ने इस आश्वासन लेने के दौरान यहां पर दरवाजे खोले गए थे और उसके बाद में लकड़ी के पात्रों में यहां पर भोजन करवाया गया था, जब तक औरंगजेब को पराजित नहीं किया गया तब तक की बातें थी, है ना। हाँ, तभी तो दया आती है, आपकी वाइफ नहीं है। अच्छा, पूजा, है ना, लोकेश देवणा जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। पूजा को आपके ऊपर दया आ रही है, बहुत बढ़िया बात है। इसको दया आ रही है तो प्राची बहुत बढ़िया बात है ना, आनी भी चाहिए ना। हाँ, किसी एक को तो आए। सर मैं आपकी शादी की बात करूं क्या? अरे लोकेश देवणा मरा लोग दादा रबा दे तू। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं, वह सिपह सालार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। वह सिपह सालार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का क्या करने के लिए भेजा था? दमन करने के लिए भेजा था। तो कौन शासक था? तो आपको पता, उस समय शाहजहां के समय में इनका जो वफादार व्यक्ति था, आपको ये आंसर आता है एक बार बता दो, फिर नहीं तो वरना मेरे को बताना पड़ेगा 14 नंबर में। फटाफट बताओ, देखे फटाफट बताओ। फटाफट बताओ, देखे। अर्चना शर्मा डी, अने मिर्जा राजा जयसिंह आमेर का शासक था, लेकिन उसने शाहजहां का साथ दिया था, औरंगजेब का भी दिया था, अर्चना जी। लेकिन नहीं हो सकता ये आंसर। आपको पता है, कर्ण सिंह नहीं है, अनूप सिंह नहीं है, जसवंत सिंह था उस समय। कौन था? जसवंत सिंह, है ना। हाँ, ध्यान रखना, है ना। चलो आगे की बात करते हैं। एक बार देखो, खजुआ का युद्ध की बात करते हैं। खजुआ का युद्ध 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। औरंगजेब का साथ किसने दिया था? तो खजुआ के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था भीम सिंह ने नहीं, जय सिंह ने नहीं, कर्ण सिंह ने नहीं। किसने दिया था? जसवंत सिंह ने दिया था ना, बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल, जसवंत सिंह ही था, जिसने बाद में आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह के समझाने के दौरान यहां पर औरंगजेब का साथ दिया था। और आपको पता है, इस युद्ध में यहां पर औरंगजेब जीत गया था। जीतने के बाद में रात्रि के समय में उनके टेंटों से धन को चुरा करके जसवंत सिंह जोधपुर की ओर भाग गया था और अपनी पत्नी को दिखाया था। यह बात कर करके झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि यहां पर देख, मैं यहां पर औरंगजेब को क्या करके आ गया हूं? पराजित करके आ गया हूं। ध्यान रखना है, औरंगजेब को क्या करके आ गया? पराजित करके आ गया, है ना। और औरंगजेब को पराजित करने के बाद में जब ये बात की गई तो उसकी पत्नी राजी हुई और उसके बाद में उसे महलों में अच्छे पात्रों में भोजन करने की इजाजत क्या की गई थी? दी गई थी। ये ध्यान रखना है। चलो इसके आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसीज कहा है? जेम्स टोड ने क्या कहा है? किसको राठौड़ों का यूलिसीज कहा गया है? ये ध्यान रखना है। तो ये 16 नंबर के क्वेश्चन की भी बात कर लेते। एक बार देखो, राव चंद्रसेन को नहीं कहा गया, महाराजा अजीत सिंह को नहीं कहा गया, जसवंत सिंह को नहीं कहा गया। राठौड़ों का यूलिसीज का किसको कहा गया है? यूलिसीज है, ध्यान रखना, सेज नहीं है ना, यूलिसीज है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। राठौड़ों का यूलिसीज किसको कहा गया? वीर दुर्गादास राठौड़ को। क्यों? क्योंकि इसने, आपको पता है, जसवंत सिंह की मृत्यु होने के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था और इसने 30 साल संघर्ष किया था और अजीत सिंह को राजा बनने में इसी दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया था? यहां पर सहयोग किया था, इसलिए इसे राठौड़ों का यूलिसीज कहा जाता है, वीर दुर्गादास राठौड़ को। एस के सैनी, सैनी साहब नमस्ते सर, नमस्ते। जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार इस वीडियो को क्या कर दो? लाइक कर दो, बस, है ना। हाँ, चलो आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? यह बात भी बहुत अच्छी बात है, ये मैंने पहले भी बताया है आपको ये क्वेश्चन, और ये बार बार आता है, ये बहुत अच्छी बात है। बताओ फटाफट कौन हो सकता है? किसका कॉल आ गया? सर ज्ञान वर्मा? ऐसा कुछ नहीं है, घर से कॉल आया था बेटा, है ना, मैंने वो साइलेंट नहीं किया।
घर वाले भी सुन रहे हैं, मैं ना भाई पढ़ा रहे हैं अभी, है ना, वो घर वाले भी फोन लगा रखे हैं, चल रहा है फोन जब से ही। हाँ, अने तो कान का कच्चा किसको कहा गया, तो राय सिंह की बात करते हैं। राय सिंह को नहीं कहा गया, यहां पर जसवंत सिंह को नहीं कहा गया, सज्जन सिंह को नहीं कहा गया, अजीत सिंह को कहा गया था ना। कान का कच्चा किसको कहा गया, अजीत सिंह को कहा गया था, ये ध्यान रखना ने। हाँ, पूजा मावर बिल्कुल सी आंसर सही है ना। एस के सैनी, यहां पर सी आंसर सही है। प्राची जैन, बिल्कुल सही बात बताया आपने, अजीत सिंह है ना। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार मेहरा, सी आंसर बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर अजीत सिंह आंसर है, जिसको अपन ने क्या कहा गया, कान का कच्चा कहा गया। कहने का मतलब कोई बातें सुनकर भी उस पर ज्यादा फोकस न करे, वो व्यक्ति कान का कच्चा ही कहलाता है ना। हाँ, चलो आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 18 की। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, और इसके ऊपर कहानी भी बनती है, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूं, है। तो जोधपुर में उस समय कौन शासक था, तो आपको पता होना चाहिए, महाराजा मान सिंह नहीं था, तख्त सिंह नहीं था, सरदार सिंह नहीं था मेरे लाडलो, कौन था, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय था, प्रथम नहीं था, है। हाँ, अच्छा, जैसे आप गुरुजी कान के कच्चे हो, बहुत बढ़िया बात है, मैं कान का कच्चा ही रहूंगा और क्या रहूंगा, है ना। तो देखो, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय था। हुआ क्या था, एक बार महाराजा जसवंत सिंह शराब के नशे में यहां पर महलों में आ गया, और इसके महलों में आपको पता है, इसकी एक पासवान थी, एक प्रेमिका थी। प्रेमिका जैसे आप बोलते हो ना गर्लफ्रेंड, है ना, वैसे ही गर्लफ्रेंड थी इसकी, जिसका नाम था नन्ही जान। उस नन्ही जान क्या कर रही थी, झूला झूल रही थी। ये जसवंत सिंह क्या हुआ, शराब के नशे में आया और उस नन्ही जान को अपने कंधों पर उठाकर क्या करने लगा, उसे यहां पर इधर उधर घुमाने लगा। जब इसकी नजर वहां पर किसकी पड़ गई, उस समय आपको पता है, उस समय आर्य समाज का संस्थापक कौन था, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। तो यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती की नजर पड़ गई, और नजर पड़ने के दौरान उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती से जसवंत सिंह द्वितीय पर क्या हो गए, गुस्सा हो गए, और उन्हें भला बुरा कहने लगे कि यहां पर मुझे ऐसा पता नहीं था कि एक राजा के ऐसे गुण भी होते हैं, और मुझे पता नहीं था कि आप ऐसे काम कर सकते हो क्या, जो यहां पर इस दौरान इस वेश्या को, इस प्रेमिका को आप कंधों पे उठाकर घुमा रहे हो। और इस दौरान जो नन्ही जान थी, उसके बाद में उस नन्ही जान को भी भला बुरा कहा गया, और इस नन्ही जान ने यहां पर इसका बदला लेने के लिए उस समय एक रसोइया था, जिसका नाम था जगन्नाथ रसोइया, उसके माध्यम से कहते हैं इस दूध में कांच मिलाकर इसे पिलाया गया। और 29 सितंबर 1883 ईस्वी को आपको पता है, एक महीने पहले इस दूध की शुरुआत, पिलाने की शुरुआत की गई थी। उस दौरान यहां पर इसको क्या हो गया, इसके शरीर में यहां पर एक तरीके से रोग पैदा हो गया, और उस दौरान ये बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के दौरान ये अजमेर आ गए, और 23 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दिवाली के दिन स्वामी जी क्या हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, ध्यान रखना। तो ऐसी घटना किसके बारे में मिलती है, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के बारे में मिलती है। हंसते ही रहो बस। सर सभी को लोकेश जी मीणा की तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया। गर्लफ्रेंड नहीं गुरुजी, वो जीएफ थी वो। हाँ, पूजा मावर वही होती है। हाँ, मुझे मत समझा, इतना बच्चा भी नहीं हूं मैं अभी। हाँ अमीषा जी, मैसेज। चलो आगे की बात करते हैं। देखो सर, आपको भी कितनी बार बोला कि शादी कर ली, लेकिन आपने शादी नहीं की, तो आप भी कान के कच्चे हो। अच्छा, ऐसी बात है क्या। चलो आगे की बात करते हैं। एक बार देखो पूजा मावर की, हाँ हंसी आ रही है इसको ने। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। आपको पता है, जोधपुर का एक शासक था महाराजा अभय सिंह, और इस समय आपको पता है यहाँ पर एक अहमदाबाद गुजरात का एक शासक था, सर बुलंद खां के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था, और उसका आंखों देखा वर्णन एक ग्रंथ में मिलता, आपको पता है। और ऐसा ग्रंथ कौन सा है, तो उसकी भी बात कर लेते। देखो एक बात करते, तारीख ए अलायनी है, हमीर महाकाव्य नहीं है, यहां पर वंश भास्कर नहीं है, कौन सा है, राज रूपक में मिलती है। ध्यान रखना आने, किस में मिलती है, राज रूपक में मिलती है आने। हाँ, चलो आगे की बात करते हैं। एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 20 की भी बात करता हूं। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था। भारत जब आजाद हुआ था उस समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था, उसकी भी बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 20 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए महाराजा उम्मेद सिंह नहीं था, तख्त सिंह नहीं था, सरदार सिंह नहीं था, महाराजा हनुवंत सिंह उस समय था।
रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था? महाराजा हनुवंश सिंह था। और इसने ही आपको पता है पश्चिमी जो क्षेत्र था उसने पाकिस्तान में मिलने की बात की थी। आपको पता मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव में आकर पाकिस्तान में मिलने की बात की थी। आपको पता है मिलने की क्या की थी? बात की थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने पर यह कहां पर मिला? राजस्थान में मिला है ना। हाँ ठीक है, तो ये चीजें मिलती है। इससे संबंधित आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो एक बार, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राठौड़ वंश के मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे उसकी भी अपन क्या करते हैं? बात करते हैं। देखो एक बार, राव रतन सिंह की बात करें, नहीं था। राव चंद्रसेन नहीं था। भोजराज नहीं था। कौन था? राव दूधा उस समय राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा का संस्थापक रहा था, ये ध्यान रखना है ना। तो कौन रहा था? राव दूधा रहा था। पूजा मावर गलत मत बता, है ना। तो राव दूधा क्या रहा था? राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक रहे थे। इसी के साथ में क्या करता हूं, आज आपसे विदा लेता हूं। मैं यहां पर आपसे 2 दिन का माफी चाहता हूं क्योंकि मेरे घर पर थोड़ा सा घरेलू काम है, इसलिए मैं कल और परसों आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। परसों उसके बाद शनिवार से रेगुलर अपनी क्लासें होगी। ध्यान रखना। इसी के साथ मैं लेता हूं आज विदा।